1967 के चुनाव में जैसे तैसे कांग्रेस ने जीत हासिल की। 1967 में ही गोलकनाथ केस का जजमेंट आता है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आर्टिकल 368 के प्रयोग से जो कानून बना रही थी डीपीएसपी में, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के अंदर, सरकार ने उसको पलट दिया। इसी के साथ साथ सरकार में अर्थात कांग्रेस में कई तरह के जो अंतर्द्वंद थे वो भी उभर कर आ रहे थे और ये समय कांग्रेस का बहुत कठिन चल रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश आप सबों का स्वागत करता हूं तथास्तु आईसीएस हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस लेक्चर में हम सभी पढ़ेंगे 1967 के बाद कांग्रेस में क्या क्या हुआ, अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस समय सरकार चला रही थी उसमें कैसे क्या क्या बदलाव हुए और इस बदलाव के कारण जो राज्य सरकार की नीतियां थी और केंद्र सरकार की नीतियां थी उसमें क्या बदलाव पड़े और इस कारण से किस तरह के केसेज हुए हैं। ऐसे पढ़ते पढ़ते हम सभी आज के इस लेक्चर में केशवानंद भारती केस को भी जानेंगे और जानेंगे कि केशवानंद भारती केस से किस तरह के बदलाव भारतीय संविधान विकास क्रम में हुए हैं। पिछले सभी लेक्चर्स में आप सबों ने डीपीएसपी अर्थात राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक अधिकार के बीच जो टकराव हैं इसको आप लोगों ने सुना होगा, उसका नोट्स भी बनाया होगा। इसके साथ साथ चंपकम दोरायराजन केस, शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस और गोलकनाथ से पूर्व सज्जन सिंह केस, इन सभी केसों के बारे में आपने जरूर समझ लिया होगा। इसको जब आप समझ लिए होंगे तो आपको यह जरूर अंदाजा लग गया होगा कि संविधान विकास के क्रम में किस तरह के चैलेंजेज आए हैं, चुनौतियां आई हैं, जिसको सरकार ने भी समझा है, जनता ने भी समझा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा है। इन सभी चुनौतियों को हम सबों ने डिस्कस किया है और आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइए आज के हमारे इस संदर्भ में हम सभी डिस्कस करेंगे कि 1967 के बाद क्या स्थिति थी। जैसे तैसे सरकार ने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या क्या हुआ। गोलकनाथ केस का फैसला आया और गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हम पिछले हुए बदलाव पर तो नहीं कुछ कहेंगे, वो ठीक है, लेकिन आर्टिकल 368 वो आर्टिकल 13 से अलग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आर्टिकल 368 ये आता है आर्टिकल 13 के अंदर ही। इसलिए आर्टिकल 13 जो कहती है कि कोई भी ऐसा कानून यदि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो वो खारिज हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय इस पर भी लागू होता है। अब सरकार के हाथ बंध जाते हैं और सरकार पर गरीबों का, भारत के विभिन्न राज्यों का, क्षेत्रों का, विभिन्न लोगों का यह एक सरकार पर नैतिक दबाव है, राजनीतिक दबाव है कि सरकार लोक नीति के लिए वो सभी कानून लेकर आए जिसका सरकार ने वादा किया है और हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में वादा किया है। और वो वादा कहाँ लिखा हुआ है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में। सरकार के लिए अब चुनौतियां भरी हुई है, लेकिन इसी बीच सरकार के अंदर ही कुछ ऐसे हलचल होते हैं, ऐसे अंतर्द्वंद उत्पन्न होने लग जाते हैं कि सरकार भी आपस में कमजोर होते हुए दिखती है। आइए इस रोचक कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। दोस्तों, 1967 के चुनाव के बाद यहां इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है, यानी कि प्रधानमंत्री बनती हैं, और मोरारजी देसाई जो उस समय कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर में से थे, और आपको जरूर पता होगा कि कांग्रेस के उस समय जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो के कामराज थे जो दक्षिण भारत से आते थे। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि के कामराज जो हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं क्योंकि उनका यह मानना था कि मोरारजी देसाई पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट लीडर थे। इसलिए उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को चुना था
और भी कारण थे। लाल बहादुर शास्त्री जी बड़े ईमानदार व्यक्ति थे और उनका जो नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में जो एक पकड़ है वो ठीक ठाक उनका सम्मान था। लेकिन दुर्भाग्य से जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद फिर से एक पावर वैक्यूम होता है, एक खालीपन सा राजनीति में आ जाता है। और इस राजनीति के खालीपन को, सूनेपन को भरने के लिए इंदिरा गांधी भरपूर तरीके से, पूरे जोर के साथ उस खालीपन को भरने के लिए आगे बढ़ती है। परंतु इंदिरा गांधी जी की छवि जो थी उस समय के कांग्रेस के राजनेताओं के मन में एक गूंगी गुड़िया की तरह थी। उनका मानना था कि इंदिरा गांधी एक गूंगी गुड़िया है, ये अभी छोटी सी बच्ची है, इसको तो हमने बचपन से देखा है पलते हुए, बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, ये हमें क्या अभी सिखाएंगी। लेकिन ये गूंगी गुड़िया कब दुर्गा का रूप ले लेती हैं ये किसी को पता नहीं था। और ऐसे ही राजनीति के इस सफ़र में होता है। आइए उस सफ़र को हम लोग थोड़ा सा कुछ तथ्यों के माध्यम से देखते हैं, ताकि आपको यह अंदाज़ा लग जाए कि राजनीति की परिस्थिति में जो बदलाव आते हैं वो भारत के या किसी भी देश के राजनीति में जो बदलाव आते हैं वो उसके भविष्य को किस प्रकार से असर करता है, ये इस सफ़र से आप ठीक ठाक तरीके से समझ लेंगे। तो दोस्तों 1967 के चुनाव में जब कांग्रेस जीतती है तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं और मोरारजी देसाई वो क्या बनते हैं, वो डेप्यूटी प्राइम, मोरारजी देसाई ये बनते हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। और टसल तो उनके बीच में था ही, उनको इच्छा थी कि मैं प्रधानमंत्री बनूं क्योंकि मैं सीनियर मोस्ट हूं, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, चल रहा था। लेकिन जब संघर्ष आगे बढ़ते चले गए, इंदिरा गांधी जी अपने ही मन से बहुत कुछ करती चली गईं। मोरारजी देसाई जी को ये सब चीज़ नहीं सूट करता था। हद तो तब हो गई कि जब इंदिरा गांधी ने बैंक नेशनलाइजेशन यानी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई और वो साथ साथ वित्त मंत्री भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, उनसे उन्होंने पूछा तक नहीं। और इसी का असर दिखता है कि कांग्रेस के जो अंतर्द्वंद थे अब वो अंतर्द्वंद नहीं रह गए, वो उभर कर बाहर आ गए और कांग्रेस में दो फाड़ हो जाता है, दो गुट में कांग्रेस बट जाता है। दोस्तों इसी के साथ साथ इंदिरा गांधी अपनी छवि सुधारने में लगी हुई थी, क्योंकि उनका मानना था कि देश में जो गरीब हैं, देश में जो लाचार हैं, देश में जिनके पास शक्ति नहीं है, जो शक्ति विहीन है, उनके पास पहुंचना है, उनसे वोट लेना है, उनका समर्थन लेना है। तो हमें गरीबी और देश के उन सभी जनता तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसा कार्यक्रम बनाना पड़ेगा जिससे सरकार की जो छवि है और सरकार के साथ साथ इंदिरा गांधी की जो अपनी छवि है वो सुधर सके, वो बेहतर बन सके। दोस्तों इसलिए इंदिरा गांधी ने उस समय 10 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया और 10 सूत्रीय कार्यक्रम में उन्होंने कई तरह के चीजें वादा की। सबसे पहले तो उन्होंने वादा किया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। दोस्तों इसके बाद उन्होंने वादा किया कि अर्बन लैंड सीलिंग करेंगे, यानी कि जो लैंड सीलिंग एक्ट गांवों में हुआ था, लैंड रिफॉर्म के भूमि सुधार कानूनों के मदद से, वो भूमि सुधार कानूनों का प्रभाव अब शहरों में भी होगा और शहरों में भी लैंड सीलिंग किया जाएगा। अर्थात जिसके पास अधिक जमीन है वो कम किए जाएंगे, एक उसका लिमिटेशन बनाया जाएगा, एक सीमा बनाया जाएगा, उससे अधिक जिसके पास जमीन है वो जमीन लेकर भूमिहीनों को दिया जाएगा। लोग बड़े खुश हैं, लोगों को लग रहा है यही तो चाहिए था। आजादी के बाद लोगों में एक अब उम्मीद सी जग गई है इंदिरा गांधी के प्रति। उनको सही में अब लग रहा है कि यही चाहिए था, यही तो हम सबकी आज़ादी है। भूख से आज़ादी, गरीबी से आज़ादी, जिनके पास भूमि नहीं है उस तरीके की दरिद्रता से आज़ादी, और शिक्षा से आज़ादी, और समानता से आज़ादी, इन सबों की उम्मीद इंदिरा गांधी ने अपने इस 10 सूत्रीय कार्यक्रम से लोगों में जगा दिया। दोस्तों ऐसे 10 सूत्र में कई सारी चीजें हैं। एक बड़ा रोचक चीज इसमें एक और है, प्रिवी पर्स का मामला।
आपने जरूर सुना होगा प्रिवी पर्स का मामला। प्रिवी पर्स, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको ये क्या था। तो प्रिवी पर्स का मामला भी जोर पकड़ता है और उस समय सरकार इस पर बड़े मुखर भाव से सरकार के साथ साथ इंदिरा गांधी लोगों के बीच में कहती हैं कि प्रिवी पर्स को खत्म कर देंगे। इससे गरीबों में एक और उम्मीद जगती है कि जो राजा बैठे बैठे सरकार से मोटे रकम ले रही है और हमारे लिए कुछ नहीं है, ये कहाँ का समानता है, ये कहाँ की बराबरी है। लोगों में एक लोकतंत्र, सरकार में जब लोग जी रहे थे उनको एक लोकतांत्रिक उम्मीदें दी गई थी, वो उम्मीदें अब उनको पूरा होते हुए दिखता है और यही इंदिरा गांधी चाहती थी और ये 10 सूत्रीय कार्यक्रम के मदद से उनको बहुत सफलता मिली। दोस्तों ऐसे करके इसमें 10 सूत्र हैं। आगे जब इसमें देखेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि होता क्या है कि जब मैंने अभी बताया कि कांग्रेस में 2 फूट हो जाते हैं, 2 गुट में कांग्रेस बंट जाता है। आइए देखते हैं ऐसा क्या क्या था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें जो 2 फूट बंटते हैं, एक है इसमें आर और एक दूसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ अर्थात जो ओल्ड हैं, जो बुजुर्ग थे, जो वेटरन थे, यानी कि जो बहुत पहले से कांग्रेस के साथ थे, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की शुरुआत से ही जो कांग्रेस का दामन पकड़े हुए थे, वो सभी उम्रदराज लीडर, इनको सिंडिकेट भी कहते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और इस ग्रुप को लीड कर रही थी इंदिरा गांधी खुद। इंडियन नेशनल कांग्रेस आर को लीड कर रही थी इंदिरा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ को लीड, जो सिंडिकेट ग्रुप था, इसको लीड कर रहे थे के कामराज। इसी में थे मोरारजी देसाई और इसी में वो तमाम लीडर थे जो इंदिरा गांधी से खुश नहीं चल रहे थे और उनके अंदर कई सारे राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी कि वो भी प्रधानमंत्री बने या वो भी कुछ ऐसे राजनीतिक पद पर पहुंचे जो कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा दबी हुई थी और पूरी नहीं हो पा रही थी। तो वो और बुजुर्ग भी थे, उन्होंने INC-O बनाया। इस तरीके से कांग्रेस में 2 फाड़ हो गए। दोस्तों ये कहानी और आगे बढ़ती है और होता क्या है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री चुनाव के लिए नीलम संजीवा रेड्डी को चुना, लेकिन इंदिरा गांधी ने, वो उस समय जबकि प्रधानमंत्री भी थी, उन्होंने वीवी गिरी को ये राष्ट्रपति बनने के लिए और चुनाव में खड़े होने के लिए उनको मना लिया। वीवी गिरी मान भी गए, चुनाव में खड़े भी हो गए और इंदिरा गांधी जी के समर्थन से वो जीत भी गए। इससे कांग्रेस में जो इस ग्रुप के लीडर थे INC-O, उनको ये ठीक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा और उन्होंने क्या किया कि इंदिरा गांधी को कांग्रेस से एक्सपेल कर दिया, बाहर निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। क्या फर्क पड़ता था? इंदिरा गांधी के पास सत्ता थी, इंदिरा गांधी के पास लोकमत था, इंदिरा गांधी अपनी छवि को गरीबों में ठीक ठाक बढ़िया बना चुकी थी, तो क्या फर्क पड़ता था? हुआ क्या, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आर, ये आई भी इसको कहते हैं, लेकिन यही बात कर जो आज आप कांग्रेस जानते हैं वो यही ग्रुप है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ बाद में मर्ज हो जाता है जनता पार्टी से और जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और टक्कर देती है, ठीक ठाक टक्कर देती है कांग्रेस को। और आपको पिछले लेक्चर में आपने सुना होगा कि पूरे भारत में उस समय 1967 के आसपास गैर कांग्रेसवाद का नारा अब जोर पकड़ने लगा था और पहली बार भारत में गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी, तमिलनाडु में DMK की। उत्तर भारत में गैर कांग्रेसवाद का जो प्रचार प्रसार कर रहे थे वो थे राम मनोहर लोहिया और राम मनोहर लोहिया के बाद साथ ये सभी नेता जो INC-O से थे अर्थात सिंडिकेट से थे, ये भी जाकर उनसे जुड़ जाते हैं। दोस्तों होता क्या है, 1969 में 1969 में इंदिरा गांधी ने बैंकों को नेशनलाइज कर दिया और आपको पता है कि उस समय डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और
जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, वो थे मोरारजी देसाई, उनसे पूछा भी नहीं। बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया। बैंक नेशनलाइज मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या कर दिया बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये तो सही है, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक तो किया, सही किया। होता क्या है कि उस समय बैंक एक प्राइवेट एंटिटी की तरह था और बैंक से पैसा जो दो लोगों को दिया जाता था, जो लोकहित के लिए जो योजनाएं बन रही थी, उसमें उसका प्रयोग ठीक ठाक से हो नहीं रहा था। या फिर बैंक जब लोन किसी गरीब को देती थी, किसान को देती थी, बेरोजगार को दिया जाता था, या फिर ऐसे लोगों को दिया जाता था जो मोटी रकम में उनको इंटरेस्ट वापस नहीं दे सकते थे, तो उनको वो लोन ही नहीं देते थे। इस कारण से बैंकों का जो प्रयोग, जो सदुपयोग होना चाहिए था अर्थव्यवस्था के विकास में, ये हो नहीं पा रहा था। ये पहला कारण था। दूसरा कारण कि सरकार ने, जो मैंने बताया था आपको, राजनीति के जो निर्देशक सिद्धांत हैं, डीपीएसपी है, उसके तहत जो है कि आपको कृषि का विकास करना है, आपको महिला, बच्चे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए एक विशेष प्रावधान लेकर आना है, जिससे उनके जीवन में विकास हो पाए, उनका जीवन बेहतर से बेहतर हो सके। इसके लिए सरकार को कई ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत थी, जिसके लिए अर्थव्यवस्था भी ठीक करना था। क्योंकि बिना फंड के, बिना ठीक ठाक अर्थव्यवस्था से, बिना पैसे के आप कोई सा भी नीति नहीं चला सकते हैं। और पैसा कैसे आएगा, कैसे रूटेड होगा, वो बैंक के माध्यम से होगा। और बैंक यदि प्राइवेट एंटिटी चला रहा है तो सरकार तो कभी उनसे काम नहीं करवा पाएगी। इसलिए इंदिरा गांधी जी का ये विचार था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, ताकि लोक नीति के लिए बैंक का जो फंड है वो उपयोग में आ सके, और बैंक जो मोटी रकम, जो अधिक इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन देते हैं, उस पर भी सरकार क्या कर सके, एक कंट्रोल, एक नियंत्रण अपना रख सके। ये कारण था बैंकों को नेशनलाइज करने का। दोस्तों, इस समय 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया। जो बड़े बड़े बैंक थे उस समय में देश में, उसको नेशनलाइज किया गया। बैंकों को यह कहा गया कि आप, और यानी कि बैंक और सरकार, इन दोनों, ये दोनों मिलकर डिसाइड करेगी। और यदि बैंक कुछ नहीं मानते हैं तो ये मैटर चला जाएगा ट्राइब्यूनल में, और ट्राइब्यूनल में 10 साल तक डिसीजन आने में लग जाएगा। तो बैंकों के साथ बड़ा असमंजस हो गया कि क्या करे, या तो राष्ट्रीयकरण स्वीकार कर ले, या फिर वो केस जाएगी ट्राइब्यूनल में तो 10 साल लग जाएंगे उनको केस लड़ने में ही, तो कंपनसेशन लेने में ही। इस कारण से बैंकों के पास कुछ रास्ता अधिक बचता नहीं था। उसी समय एक बहुत महत्वपूर्ण केस आता है, आरसी कूपर केस। दोस्तों, जरूर आपने इनका भी नाम सुना होगा। आज इसके बारे में चर्चा करते हैं, आरसी कूपर केस। आरसी कूपर मामला। दोस्तों, आरसी कूपर मामला, ये जो थे एक स्टेक होल्डर थे, किस चीज में, कौन से बैंक में? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक स्टेक होल्डर थे इसमें, इसके पार्टी थे। उन्होंने केस किया सुप्रीम कोर्ट में कि इस प्रकार से राष्ट्रीयकरण, ये तो सीधा साधा उल्लंघन है फिर से फंडामेंटल राइट्स का, जो राइट टू प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है। अब फिर से याद कीजिए गोलकनाथ केस का मामला। गोलकनाथ केस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 368, उससे भी जो कानून बनाया जाएगा वो आर्टिकल 13 से अलग नहीं है। और जब आर्टिकल 13 से अलग नहीं है तो क्या लागू हो जाएगा कि यदि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, यानी कि उल्लंघन करता है कोई भी विधि, तो वो उसका क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा। और ये केस भी यही आता है कि बैंकों का जो नेशनलाइजेशन है, राष्ट्रीयकरण है, वो सीधा साधा हमारा राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन है। और इस समय आरसी कूपर का जो केस था, इसको लड़ रहे थे नानी पालकीवाला, बड़े ही धुरंधर लॉयर थे। उन्होंने इस केस को लड़ा और सरकार को उन्होंने घुटने पे ला दिया। ये इस तरह का केस था। दोस्तों, इस केस में 10:1 से फैसला दिया गया। 10 जो जज थे
11 बेंच का ये फैसला था सुप्रीम कोर्ट की, और इसमें जो 10 जज थे, इसने सरकार के अगेंस्ट फैसला दिया, आरसी कूपर के सपोर्ट में फैसला दिया, पक्ष में दिया। और जो ये एक जज थे, इनका नाम था एएन रे, जस्टिस एएन रे, जस्टिस एएन रे। दोस्तों, इनका नाम आगे भी आता है, आगे अभी चर्चा करेंगे तो इनके बारे में भी जानेंगे कि आगे इस कड़ी में ये कैसे आते हैं। अभी आप इतना ही समझें कि इन्होंने अपना फैसला सरकार के पक्ष में दिया था कि कंपनसेशन पर विचार करना ये सरकार का काम है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, इसलिए उन्होंने सरकार के पक्ष में अपना फैसला दिया। एक बड़ी रोचक तथ्य है यहाँ पे, इस जो ये कूपर केस, जब आरसी कूपर केस जब सुप्रीम कोर्ट में आया था, तो उस समय देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो थे, उनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। उनका क्या नाम था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। जो चीफ जस्टिस थे उस समय, उनका नाम था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह। दोस्तों, इन्होंने इस केस से अपने आप को अलग कर लिया। आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों? उन्होंने खुद को इस केस से क्यों अलग कर लिया? क्या वो इंदिरा गांधी जी से उनको भय था, या फिर वो इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस समय लॉ बनाया गया था बैंक नेशनलाइजेशन के लिए, वो उस समय एक्टिंग प्रेसिडेंट थे भारत के, और उन्होंने अपना एसेंट दिया था उस कानून को। तो जब आप उस समय एक्टिंग प्रेसिडेंट थे और आपने अपना जो समर्थन है वो दिया था उस कानून को, तो आज जब वो कानून सुप्रीम कोर्ट में खुद है, तो आप कैसे वहां पे लड़ेंगे, कैसे अपना विचार देंगे? इसलिए इन्होंने क्या किया, खुद को उस केस से अलग कर लिया। ये एक इंफॉर्मेशन मैं चाहता था आपको बता दूं। दोस्तों, होता क्या, इसी के साथ साथ 1970 में 1969 में सरकार ने क्या किया, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने क्या किया कि बैंक नेशनलाइज कर दिए। कितने बैंक? 14 बैंक। 1970 में फिर से क्रांतिकारी कदम उठाया जाता है। जो वादा 10 सूत्रीय कार्यक्रम में इंदिरा गांधी ने किया था लोगों से कि प्रिवी पर्स भी खत्म कर देंगे, 1970 में क्या किया, प्रिवी पर्स भी खत्म कर दिया। प्रिवी पर्स भी खत्म कर दिया। अब क्या हुआ? अब जो देश के राजा महाराजा थे, उन्होंने बोला कि ये क्या कर दिए, ये तो हमें अधिकार संविधान सभा में ही मिला था, ये आप नहीं खत्म कर सकते हो। इसका भी केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और इस केस में भी सरकार हार जाती है। अब आप देखिए कि गोलकनाथ से पहले जितने भी केसेज हुए सुप्रीम कोर्ट में, सब में सरकार जीत गई है कहीं ना कहीं। चाहे वो सज्जन सिंह का केस हो या शंकरी प्रसाद का केस हो। शंकरी प्रसाद केस से पहले चंपकम डोराय राजन केस सरकार हार गई है, लेकिन शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह केस और इस बीच में भी और छोटे मोटे कुछ केसेज हुए हैं इससे रिलेटेड, वो भी सरकार जीतती आई है, क्योंकि नेहरू जी का ठीक ठाक पकड़ था सरकारों पे। उस समय राज्य सरकार भी कांग्रेस की हुआ करती थी, लेकिन अब देश की राजनीति ने अलग तरीके से करवट ली है, और जब राजनीति करवट लेती है तो न्यायपालिका की भी कार्य करने का जो प्रोसेस होता है, परंपरा होती है, वो भी प्रक्रिया में भी बदलाव आ जाता है। ये साधारणतया देखा गया है भारत में भी, अन्य देशों में भी। जब आप इस तरीके का स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि सरकार की प्रक्रिया के साथ साथ न्यायपालिका की जो कार्य करने की प्रक्रिया होती है, ये भी बदलाव होते रहता है, इसमें भी बदलाव आते रहता है। 1970 में प्रिवी पर्स को भी खत्म कर दिया गया। अब इसमें बड़ा रोचक तथ्य है, ये खत्म करने के लिए क्या किया गया? पहले लोकसभा में बिल पास किया गया, पास हो गया। राज्यसभा में बिल को टेबल किया गया, भेजा गया, और पहली बार राज्यसभा में यह बिल फेल हो गया। राज्यसभा में यह बिल पास नहीं हो पाया। अब सोचिए, इसका मतलब सरकार का जो बहुमत है, सरकार की शक्ति लोकसभा में तो ठीक थी, लेकिन राज्यसभा में कमजोर थी। दोस्तों, फिर सरकार ने क्या किया कि रूलर का जो राजा हैं उसका डिफिनेशन ही बदल दिया। अर्थात क्या किया कि कौन राजा है,
क्योंकि जो राजा है उसी को क्या करेंगे, हम उसी को देंगे, प्रिवी पर्स का लाभ होगा। तो उसने राजा का डिफिनेशन ही बदल दिया कि राजा वो है जो आज़ादी तक हुआ करते थे 1947 तक, उसके बाद राजा होते ही नहीं है। तो जब राजा होने का डिफिनेशन ही खत्म हो गया तो प्रिवी पर्स आप देंगे किसको अब? तो इसी के लिए जो सिंधिया थे, माधवराव सिंधिया, उन्होंने केस किया है फिर से सुप्रीम कोर्ट में, और वो केस जीत भी जाते हैं, फिर से सरकार केस हार जाती है। सभी राजा आपस में मिल गए, कुछ उदाहरण के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें भी, लेकिन अधिकतर सब मिल गए और सबों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ जमकर एक आंदोलन का शुरुआत किया। दोस्तों 1972 में अब देश में चुनाव होने वाला है। फिर से वापस आते हैं चुनाव की उसी कहानी पे। 1967 में जैसे तैसे कांग्रेस ने चुनाव जीता था, अब आ जाते हैं 1972 में चुनाव होने वाला है। 1971 में इंदिरा गांधी को लगता है कि सिचुएशन अभी ठीक है, यदि 1972 तक चले गए और जो विरोधी हैं उनके स्वर यदि जोर पकड़ते चले गए तो हो सकता है 1972 में चुनाव जीतना मुश्किल हो जाए, क्योंकि पिछला अनुभव बहुत कड़वा था। पिछले 1967 में तो मोरारजी देसाई, के कामराज और भी जो सीनियर लीडर थे कांग्रेस के वो भी साथ में थे। इस बार तो वो भी नहीं है। जनता पार्टी अलग से बन गई है, वो अलग से सरकार गैर कांग्रेसवाद का नारा पूरे देश में घूम घूम कर दे रही है। इसी के साथ साथ आपने बैंकों को नेशनलाइज किया है, तो जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, वो भी सरकार से नाराज चल रही है। आपने प्रिवी पर्स को खत्म किया है, रूलर का डिफिनेशन ही बदल दिया, तो जो राजा महाराजा हैं, जो उस समय के वर्चस्व वाले व्यक्ति थे, वो भी सरकार के अगेंस्ट चल रहे हैं। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं ये संतोष था कि जितनी भी नीतियां बनाई गई है वो लोक कल्याण के लिए ही थी। लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार जो लाए गए हैं, तो जनता का समर्थन कांग्रेस को ठीक ठाक था। तो इंदिरा गांधी को ये पता था कि 1972 थोड़ा सा विलंब हो जाएगा, इसलिए 1971 में ही चुनाव करा लिया जाए। ये प्रावधान होता है हमारे पास, हमारे चुनावी प्रक्रिया में ये प्रावधान दिया गया है कि आप चाहें तो पहले चुनाव करवा सकते हैं। तो 1971 में ही चुनाव का घोषणा कर दिया गया। दोस्तों उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ नारा चल रहा था, इंदिरा हटाओ, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए इंदिरा गांधी ने दूसरा नारा दिया कि गरीबी हटाओ। अब लोगों के पास जाकर वो अपील करती थी कि गरीबी हटाओ ज्यादा महत्वपूर्ण है या इंदिरा हटाओ ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो भावनात्मक अपील थी ये काम कर गई। दोस्तों 1971 के चुनाव में भारी बहुमत से इंदिरा गांधी की पार्टी अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत हुई। 1971 के चुनाव में भारी बहुमत से जो भारतीय कांग्रेस थी, राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी भारी बहुमत से जीत हुई। और कितने सीट मिले इसको? 352 सीट मिले, सोचिए। और जो दूसरा INCO था, मैंने बताया था आपको, सिंडिकेट ग्रुप, इसको कितने सीट मिले? 16। और जो राजा जो प्रिवी पर्स खत्म होने से नाराज चल रहे थे, उन्होंने भी इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, अधिकतर हार गए सिवाय एक माधवराव सिंधिया को। माधवराव सिंधिया जीत गए, एक सीट है। अब आप देख लें, ये स्थिति है 1971 की। इंदिरा गांधी जी का जो मनोबल है वो आसमान छू रहा है। इतने विरोध के बाद इतनी भारी बहुमत से जीत हो पाना, कैसे नहीं मनोबल आसमान छुएगा। इंदिरा गांधी को पता था कि भारत के वो गरीब, भारत के वो असहाय, भारत के वो भूमिहीन सबों ने वोट किया है, और ये जो उनका मनोबल था, यही वो गूंगी गुड़िया से उनको दुर्गा का अवतार बनाता है। और ये दुर्गा की अवतार थी इंदिरा गांधी, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के कथन हैं। उन्होंने ही ऐसा कहा था कि ये दुर्गा की अवतार हैं। उस समय कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, यानी कि इंदिरा भारत है और भारत इंदिरा है। इस तरह से उनकी छवि
बन चुकी थी, एक सशक्त नारी, एक सशक्त राजनेता और एक ऐसा राजनेता जो काफ़ी बदलाव के लिए आया हो और जनता का उनको पुरजोर समर्थन हो। इस तरह से जो इंदिरा गांधी की छवि थी वो उभर चुकी थी, वो इस छवि में आ चुकी थी। दोस्तों, अब क्या होता है, अब सिलसिलेवार तरीके से जो पुराने सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार को बार बार घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था, अब सिलसिलेवार तरीके से हर वो चीज़ों का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है, यानी कि संशोधन किया जाता है और इसी से शुरू होता है फिर से एक संशोधन की यात्रा। दोस्तों, इसके साथ साथ इंदिरा गांधी जो पहला काम करती है, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ से 25 साल के लिए रक्षा संधि कर लेती हैं। ये पहला इनका स्टेप्स था। इसी समय 1972 में पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है और पाकिस्तान से लड़कर बांग्लादेश का निर्माण कर देती हैं। ये भी एक बहुत ऐतिहासिक कदम था। दोस्तों, इसी समय मत भूलिएगा, हमारा देश अनाज के लिए भी तरस रहा था और देश में हरित क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। और जो एमएस स्वामीनाथन जी का वीडियो आप सबों ने अवश्य सुना होगा, कुछ दिन पहले ही मैंने बनाया था और वो दुर्भाग्य से अब हमारे बीच नहीं है। एमएस स्वामीनाथन जी भी अपने प्रयोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में कर रहे थे। यानी कि औद्योगिक क्रांति भी एक जगह हो रही थी और एक जगह हरित क्रांति भी हो रही थी। और उसी के साथ साथ भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो भी उभर कर आ रहा था और देश की जो कूटनीति थी उसमें भी सुधार आ रहा था। और इसी समय जो आर.एन. काव थे, रमानाथ काव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसकी भी स्थापना की तैयारी हो रही थी और देश एक स्ट्रैटेजिक तौर पर उभर रहा था और पूरे विदेश में भारत की चर्चा हो रही थी। इसी के साथ साथ इंदिरा गांधी न्यूक्लियर टेस्ट करने पर भी अब विचार बना रही थी। अब सोचिए कि भारत कितने तरीके से अपने स्थिति में बदलाव लाने के लिए, एक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा था। दोस्तों, 1972 में ये कार्य होता है और उनको दुर्गा का अवतार बना दिया जाता है और इसी के साथ साथ होता है ताबड़तोड़ अमेंडमेंट की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले 24वें संविधान संशोधन अधिनियम लाया जाता है और इसमें गोलकनाथ केस आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा, गोलकनाथ मामला। इसमें जो आर्गुमेंट था, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था कि आर्टिकल 368 से बने हुए कानून आर्टिकल 13 से अलग नहीं है, उसको बदल दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आर्टिकल 13, इसमें कुछ जोड़ दिया जाता है। आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 जोड़ दिया जाता है और लिख दिया जाता है कि इसका संबंध आर्टिकल 368 से नहीं है, यानी कि आर्टिकल 368 में बने हुए कानून इसमें नहीं आएंगे। और आर्टिकल 368 में एक क्लॉज ऐड किया जाता है, इससे बने कानून आर्टिकल 13 में नहीं आएंगे। दोनों अपने आप में भिन्न है। ये संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में ही बदलाव कर दिया जाता है आर्टिकल 13(4) में, कि आर्टिकल 13(4) यानी कि आर्टिकल 13 में जो लॉ का डिफिनेशन दिया हुआ है कि लॉ, मैंने बताया था आपको, कानून, विधि, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स हैं उस दिन, कि आदेश, अध्यादेश, कोई भी कानून हो, रूढ़ि कानून हो, कस्टमरी राइट्स हो, रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, ऑर्डिनेंस हो, कुछ भी हो, लॉ के अंदर आएगा और वो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता है। उस इंक्लूड वाले में जो वो मैंने बताया था आपकी गुत्थी वहीं जाकर फंसती है, उस गुत्थी को सुलझा दिया गया आर्टिकल इस 24वें संविधान संशोधन अधिनियम से। किसने सुलझाया? सरकार ने। लेकिन लोगों के लिए ये और उलझ गया मामला। दोस्तों, दूसरा जो उसके बाद संशोधन किया जाता है वो है 25वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें क्या किया जाता है
कि बैंक नेशनलाइजेशन के लिए जो आरसी कूपर केस में सरकार हार चुकी थी, अब उसमें भी जाकर क्या किया जाता है कि आर्टिकल 31 में सी डाल दिया जाता है और उसमें क्या दिया जाता है कि कोई भी इसमें क्या किया जाता है, आर्टिकल 31 में क्लॉज सी ऐड किया जाता है और कहा जाता है कि आर्टिकल 39 बी सी, इसमें यदि कोई सा भी कानून बनाया जाता है और वो यदि आर्टिकल 14, 19 और 31 इसको वायलेट करता है तो ज्यादा प्रायोरिटी, ज्यादा आपको प्रभाव वाला प्रभावशाली ये होगा, ये नहीं। साफ हो गई। अब झगड़ा यहीं पे था कि आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 इसमें यदि कोई कानून बनाया जा रहा है तो ये ज्यादा प्रभावशाली होगा यदि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31 को यदि वो वायलेट करता है, तो यदि इसका उल्लंघन करता है तो हो गई। लोक कल्याणकारी नीति यहीं से बनाना था आपको। अब सरकार फिर से फ्री हो गई, फिर से मुक्त हो गई कि लोक कल्याणकारी नीति बनाने में अब कोई रोड़ा नहीं आएगा। अब सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक पाएगा क्योंकि अब तो संविधान में ही संशोधन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ लॉ संविधान को पढ़ती है और संविधान पढ़ने के बाद उनको जो लगता है, जो लिखा हुआ है, उसी से वो अपना निर्णय देती है। अब तो संविधान में ही लिखा जा चुका है संशोधन करके, अब तो उनको निर्णय देने के लिए यही पढ़ना पड़ेगा। और इस तरीके से संशोधन आते चले गए, एक पे एक संशोधन आते चले गए। दोस्तों यहीं पे नहीं रुका गया, फिर से एक संशोधन लाया गया, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम। और इसमें क्या किया गया, प्रिवी पर्स, मैंने बताया था आपको, डिफिनेशन ही हटा दिया गया। अब देखिए क्या किया गया इसमें, आर्टिकल 291 जो प्रिवी पर्स की बात करता है उसको ही हटा दिया गया। इसके साथ साथ आर्टिकल 366 में जो रूलर का डिफिनेशन है, यानी कि राजा कौन, राजा कौन, ये मैंने बताया था आपको, इसका डिफिनेशन ही बदल दिया गया कि राजा वो है जिसको कभी किसी जमाने में प्रिवी पर्स मिला करता था। राजा वो है जिसको किसी समय में प्रिवी पर्स मिला करता था, मिला करता है नहीं। और इस तरीके से 26वां संविधान संशोधन अधिनियम किया जाता है। पूरी बात हो रही है, सब तरह से सब कुछ होता चला गया। दोस्तों इसी बीच जब ताबड़तोड़ संविधान संशोधन अधिनियम आता चला गया, अब आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं समझ में आ रहा क्या करूं, और जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या इसका रास्ता निकाला जा सकता है। इसी बीच एक उम्मीद की किरण जगती है, और वो उम्मीद की किरण जगने से पहले की जो कुछ रोचक बातें हैं मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं। होता क्या है दोस्तों कि केरल गवर्नमेंट इसने क्या किया, कुछ भूमि सुधार कानून बनाए, और भूमि सुधार बनाने के लिए उसने क्या कानून जो बनाया उसको सरकार ने क्या कर दिया, संविधान संशोधन अधिनियम करके 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। अब हुआ क्या दोस्तों कि उस कानून से आपको पता है कि लैंड रिफॉर्म एक्ट के लिए था, जिसके पास अधिक जमीन है वो सरकार उसको ले लेती थी, और भी कुछ प्रावधान थे। तो उस समय एक एडनीर मठ के मठाधीश थे जिनका नाम था केशवानंद भारती, उनकी भी जमीन सरकार ने ले ली। वो अपने जमीन पर खेती करते थे, सब्जियां उगाते थे, गौशाला था उनका, और इस प्रकार से सेवा कार्य उस जमीन के माध्यम से होता था। अब जब उस जमीन से जो कार्य उनके होते थे, वो सरकार ने जब वो जमीन ले लिया तो उनके कार्य रुक गए, और वो कार्य भी सेवा से ही संबंधित थे, जो केशवानंद भारती के आश्रम की मठ की जो जमीन थी। सरकार की भी मजबूरी थी, क्योंकि सरकार ने खुद कानून पास किया है, लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया है, और उसके तहत ये कानून में है कि जिसके पास इतने लिमिट के बाद यदि अधिक जमीन है वो ले लिया जाएगा, वो गरीबों में बांट दिया जाएगा, या जो भूमिहीन है या फिर अन्य किसी प्रावधान के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा।
तो केशवानंद भारती केस में क्या होता है दोस्तों कि 3 व्यक्ति बड़े ही प्रमुख रूप से मुखर होकर आए थे और वो बड़े ही दिग्गज लॉयर थे, ज्यूरिस्ट थे। उनका मैं नाम आपके सामने साझा करना चाहूंगा कि जो आरसी कूपर केस में जो वकील थे और जिन्होंने सरकार को घुटने पर ला दिया था आरसी कूपर केस में, वो थे नानी पालकीवाला। नानी पालकीवाला को मदद कर रहे थे उस समय फली नरीमन। फली नरीमन भी भारत के बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हुए हैं। फली नरीमन, नारीमन कई उच्चारण हो सकता है, नरीमन या नारीमन कहें आप। उससे पहले कौन थे? नानी पालकीवाला। और एक नाम जो बहुत प्रसिद्ध है, सोली सोरभ जी। सोली सोरभ जी, सोली सोरभ जी भारत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रहे हैं 1987-90, 1998 से 2004 तक, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री हुआ थे उस समय। फली नरीमन ये बहुत बड़े ज्यूरिस्ट रहे हैं, इंटरनेशनल इनकी ख्याति है। नानी पालकीवाला बहुत बड़े लॉयर हुए हैं। इन तीनों ने केशवानंद भारती का मदद किया और केशवानंद भारती का केस लड़ा गया था नानी पालकीवाला के द्वारा। दोस्तों, इस केस ने फिर से सरकार को घेर लिया और इस केस ने वो कर दिखाया जो अब तक नहीं हो पाया था और जिसे कोर्ट को करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो सिलसिलेवार तरीके से, संवैधानिक तरीके से जो संविधान में संशोधन किया जा रहा था, उससे संविधान की परिभाषा ही बदल जा रही थी। तो केशवानंद भारती केस में क्या निर्णय आता है वो मैं आपको अभी बताता हूं। उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि केशवानंद भारती के बारे में आपने समझ लिया। इनके बारे में बनाम केरल राज्य 1973 का ये केस है। एडनीर मठ के ये मठाधीश थे। इनकी जमीन सरकार ने लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत ले लिया था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। और इनके मदद कौन कर रहे थे? नानी पालकीवाला, फली नरीमन और सोली सोरभ जी। इतना आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, ये किन चीजों का वायलेशन हो रहा था, यानी कि किन चीजों का उल्लंघन हो रहा था इसमें? इन्होंने जो केस किया है वो किस आधार पे? इन्होंने बताया कि आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 26 का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 31 का उल्लंघन हो रहा है और जो 24 में संविधान संशोधन अधिनियम है इस पे उन्होंने अपील की, जो 26वां है उस पे उन्होंने अपील किया और इसके साथ साथ जो 29वां संविधान संशोधन अधिनियम है इस पे भी उन्होंने अपील किया। इतने के अगेंस्ट उन्होंने अपील किया था सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, आपको याद होगा कि गोलकनाथ केस में कितने जज के बेंच बैठे थे? तो आपको याद होगा 11 जज के बेंच थे गोलकनाथ केस में। और जब भी संविधान में जब कोई पीठ बैठती है, जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई संवैधानिक फैसला करने के लिए कोई पीठ बैठती है, तो पिछले बार जितने लोगों का बेंच बना था, जितने जो जज हैं उनका बेंच बना था न्यायाधीशों का, उससे अधिक न्यायाधीशों का बेंच होगा, तभी उस पर डिसीजन दिया जा सकता है। तो 11 जज के बेंच हुए थे। तो दोस्तों, केशवानंद भारती जी के केस में, इनके केस में 13 जजेस के बेंच थे। दोस्तों, इसमें होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चलती है। करीब कहा जाता है कि 68 दिनों तक इस पे बहस चलता रहा, तब जाकर इस पर निर्णय आता है। और ये निर्णय था कि सरकार आर्टिकल 368 प्रयोग करके कानून बना सकती है, लेकिन संविधान नया नहीं बना सकती। संविधान तो वही रहेगा।
आपको आर्टिकल 368 इसलिए दिया गया है ताकि आप समय समय पर संविधान में यदि संशोधन करने की आवश्यकता है तो आप कानून बनाएं। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है सरकार को। लेकिन आप एक नया संविधान बना दें, इसका अधिकार आपको नहीं दिया जाता है आर्टिकल 368 से। ये सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पिछले दिए हुए फैसले को सही माना, उसको फिर वही आप देखें गोलकनाथ केस में सरकार ने पिछले कानून पे कुछ नहीं कहा है, बोला कि ठीक है आगे वाले पे ये लागू होगा। ऐसे ही कुछ हुआ है केशवानंद भारती केस में भी। सरकार ने ये जो अमेंडमेंट हुए 24, 26, 29 और भी जो अमेंडमेंट किए गए, सरकार कोर्ट ने इस पर कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है आप कर सकते हैं, आपको राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के हिसाब से कानून बनाना है, आप स्वतंत्र हैं, परंतु आप एक नया संविधान नहीं बना सकते हैं, आप संविधान के बुनियादी संरचना को नहीं बदल सकते हैं। ये शब्द प्रयोग किया गया है पहली बार केशवानंद भारती के केस में भारत के न्यायिक इतिहास में। ये शब्द हालांकि पहले भी प्रयोग किए गए हैं कहीं पर, लेकिन भारत के न्यायिक इतिहास में सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया कि आप एक नया संविधान नहीं बना सकते हैं, आप भारत के संविधान के जो मौलिक संरचना है, जो बुनियादी संरचना है, उसको नहीं बदल सकते हैं। और वहां पर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक संरचना का सिद्धांत देता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट न्यायिक बुनियादी संरचना का सिद्धांत देता है। बुनियादी संरचना का सिद्धांत देता है। डॉक्ट्रिन, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संविधान निर्माताओं के जो आदर्श थे, संविधान निर्माताओं ने जिस बुनियादी सिद्धांत पर संविधान का निर्माण किया है, आप उस ढांचा को नहीं बदल सकते हैं। बाकी आपको जो बदलाव करना है आप करें, आप स्वतंत्र हैं, आपके पास 368 है, आप उससे करें, बिल्कुल करें, निर्भीक होकर करें, लेकिन बुनियादी ढांचा को आपको नहीं छूना है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, ये बुनियादी संरचना का सिद्धांत तो सर समझ में आ गया, लेकिन ये है क्या, कितने हैं, क्या क्या हैं? दोस्तों, ये उस समय सरकार के भी मन में ये प्रश्न था। सरकार ने भी पूछा कि ठीक है मान लेते हैं आर्टिकल 368 से हम कानून बना लेंगे ये, लेकिन बुनियादी संरचना है क्या? तो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अभी नहीं बताएंगे, ये जैसे जैसे केसेस आते जाएंगे समय समय पर हम आपको बताते जाएंगे कि भारत का बुनियादी संरचना का जो सिद्धांत है, इसके तहत कितने संरचनाएं हैं, कितने आदर्श हैं, कितने क्षेत्र हैं जो हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। ये कोर्ट ने कहा कि समय समय पर बताते चलेंगे। उस समय भी उन्होंने कुछ सिद्धांतों के बारे में कही थी। दोस्तों, इस केस में होता क्या है कि आगे इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा है। आगे हुआ क्या कि इंदिरा गांधी जी को बहुमत था, उन्होंने आगे चलकर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर को कम करने के प्रयास कर दिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार सरकार के बीच में आ रहा था, सरकार को अब ये पसंद नहीं था। तो इंदिरा गांधी ने ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर को ही कम कर दिया। ये बड़ी रोचक चीजें हुई है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये सिद्धांत भी अमेरिका से लिया गया है। हालांकि बहुत समय पहले पाकिस्तान कोर्ट के एक लॉयर थे, उन्होंने भी इस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन ये जो सिद्धांत है ये मूल रूप से अमेरिका से भारत में, अमेरिका से लिया गया। उस समय
जो हमारे न्यायाधीश थे वो विश्व के अलग अलग जो कानून व्यवस्था है उससे भी तो उनका अध्ययन होता ही रहता था, समझते ही थे। तो उन्होंने सोचा कि वहाँ भी फंडामेंटल राइट्स वहीं से हमने लिया है और वहाँ भी इस तरह के टकराव देखने को मिलते हैं, तो क्यों ना ये सिद्धांत भी वहीं से लाया जाए। आगे चलकर बांग्लादेश ने भी हमारे इस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को भी स्वीकार किया है, उसने भी अपने देश में इसको लागू किया है। दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम सबों ने सरकार की क्या स्थिति थी 1967 के आसपास, 1971 के आसपास, और इंदिरा गांधी कैसे गूंगी गुड़िया से दुर्गा का रूप ले लेती है, इस सारे क्रम को हम सबों ने सिलसिलेवार तरीके से समझा है। राजनीतिक परिस्थिति क्या थी, राजनीतिक परिस्थिति से संविधान की क्या स्थिति थी, और संवैधानिक स्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, इससे संविधान के विकास यात्रा को हमने ठीक से समझा है। इसी दौरान हम सबों ने केशवानंद भारती केस को भी आज ठीक से समझा। अगले लेक्चर में बुनियादी संरचना का सिद्धांत हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसी के साथ मिनर्वा मिल केस को भी पढ़ेंगे और साथ साथ ही वामन राव केस को भी पढ़ेंगे। और उसके साथ ये जो हमारा एक कड़ी चल रहा था कि भारत के संविधान विकास की यात्रा में किस तरीके से हम संविधान सभा से चलकर केशवानंद भारती केस होते हुए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अर्थात बुनियादी संरचना का सिद्धांत तक पहुंचते हैं। इस कड़ी में इन सभी चीज़ों को हम सबों ने देखा है। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको हम लोग अगले लेक्चर्स में ले लेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपने इन सभी विषयों को ठीक से समझा होगा, नोट्स बनाया होगा और उसको आप रिवाइज भी कर रहे होंगे, अवलोकन भी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, बने रहिए तथास्तु ICS हिंदी के साथ।